हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 30 नवंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह करंट अफेयर जो कि 10 से 20 मिनट की ड्यूरेशन की होती है, और इसी 10 से 20 मिनट के करंट अफेयर में हम देश विदेश तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहित सभी पहलुओं की चर्चा यहाँ पे करते हैं। सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ यूपी स्पेशल के भी यहाँ पर सवालों को हम लेकर आते हैं, वन लाइनर के रूप में भी सवालों को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग हमारे इस करंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, तथा अगर कोई राय भी देनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि किसने चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेज़बानी की है। जी हाँ, किसने चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेज़बानी की है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर बी जल सेना जिसे नौसेना भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी वायुसेना, ऑप्शन नंबर डी तटरक्षक सेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना। जी हाँ, भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेज़बानी की गई है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारतीय सेना ने 27 से 28 नवंबर को नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित किया। यह कार्यक्रम भारत के बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं और वैश्विक रक्षा रुझानों के अनुरूप अपनी रक्षा रणनीति को रूपांतरित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसकी थीम रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, जी हाँ, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत रही है। यह हम याद रखेंगे। इसकी थीम रिफॉर्म्स टू ट्रांसफॉर्म, जिसे सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत कहते हैं। डायलॉग में सैन्य नेतृत्व, रणनीतिक विशेषज्ञों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, युवाओं और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भारत की सुरक्षा चुनौतियों और दीर्घकालिक रक्षा रूपांतरण पर विचार विमर्श किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना को 2047 तक आधुनिक, एकीकृत और भविष्य उन्मुख में बदलने के लिए 3 दिवसीय रूपांतरण रणनीति प्रस्तुत की है, जिसमें पहला फेज आपका 2032 तक, इसमें तेजी से पुनर्गठन, सिद्धांत सुधार और नई प्रौद्योगिकियों का तीव्र समेकन शामिल है। तथा दूसरे फेज में 2037 तक, 2032 से 2037 तक दूसरा फेज, इन सुधारों का स्थायी संस्थागत ढांचे में समावेश तथा परिचालनिक तालमेल और एकीकरण में वृद्धि, ये हमारा दूसरा फेज होगा। तीसरे फेज में हम जो कि 2037 से 47 तक होगा, इसमें पूर्ण डिजिटलाइजेशन, आत्मनिर्भर और उन्नत सेना तथा विकसित भारत के अनुरूप सैन्य क्षमता होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि भारतीय सेना ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग का तीसरा संस्करण का आयोजन किया, जिसमें भारतीय सेना की क्षमताओं को आने वाले समय में उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उनको अपडेट होने के बारे में चर्चा की गई। तो यहाँ हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला, या इंडेक्स से संबंधित सवाल है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चौथा, ऑप्शन नंबर बी पहला, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी दूसरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। जी हाँ, भारत को एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान मिला है। भारत अपनी उभरती हुई ताकत क्षमता को यहाँ पर इसने पेश किया है और यह तीसरा स्थान, उससे चाइना के बाद तीसरा स्थान हासिल कर लिया। तो आइए हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अगले स्लाइड पर इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। भारत ने अपने वैश्विक उभरती शक्ति को मजबूती से साबित करते हुए एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया। इस सूची में भारत से ऊपर केवल अमेरिका और चाइना है। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पहली बार मेजर पावर महाशक्ति की श्रेणी में शामिल हुआ है। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है और यह रैंकिंग भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता, सैन्य आधुनिकीकरण और भविष्य के सामरिक संसाधनों को दर्शाती है, जो एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एशिया पावर इंडेक्स एशिया के देशों की समग्र शक्ति का वार्षिक आकलन है। इसके 7वें संस्करण
में 27 देश और क्षेत्र के 8 प्रमुख क्षेत्र के आधार पर आंका गया। जी हाँ, एशिया पावर इंडेक्स जो कि एशिया देशों की समग्र शक्ति का वार्षिक आकलन है और इसका 7वां संस्करण में 27 देश तथा इसमें कुल 8 प्रमुख आधार माने गए जो कि निम्न है। 8 प्रमुख क्षेत्र जो निम्न है, आइए देख लेते हैं कि किसके आधार पर इनका आकलन किया जाता है। तो इसमें आर्थिक क्षमता है, सैन्य क्षमता है, लचीलापन है, भविष्य संसाधन है, कूटनीतिक प्रभाव है, आर्थिक संबंध है, रक्षा नेटवर्क है तथा सांस्कृतिक प्रभाव। ये इतने 8 जो प्रमुख आधार हैं, इसके ही आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। यह सभी पैरामीटर किसी देश की कठोर और नरम शक्ति का समग्र मूल्यांकन करते हैं। और भारत की रैंक तीसरी आई है 40 अंकों के साथ। भारत मेजर पावर श्रेणी में आया है। पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना है। भारत का जो कमज़ोर क्षेत्र रहा है रक्षा नेटवर्क, कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव तथा मजबूत क्षेत्र में आर्थिक क्षमता, भविष्य संसाधन और सैन्य क्षमता। यह 3 क्षेत्र ऐसे थे जो भारत के मजबूत स्थिति में थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। यह मेजर पावर जो महाशक्ति की श्रेणी में शामिल हुआ। और यह इंडेक्स लोबी इंस्टीट्यूट, जी हाँ, यह सब पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह इंडेक्स जो है ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें कुल मुख्यतः 8 क्षेत्र शामिल हैं और 8 आधारों पर ही इसका इंडेक्स तैयार किया जाता है। इससे किसी के सेना की वो पावर क्षमता देखी जाती है। तो यहाँ हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आज का पढ़ेंगे, किस राज्य में असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पारित कर दिया। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका जैसा कि सवाल में असम नाम आ गया तो आप लोग इसका राइट आंसर असम, डी असम। जी हाँ, अभी बहुविवाह को लेकर एक एक्ट था, एक विधेयक था जो कि असम ने पारित कर दिया है। तो आइए इसके बारे में व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। असम विधानसभा ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पारित कर दिया है, जिससे यह बहुविवाह बिना पहली शादी का कानूनी रूप से निरस्त किए दूसरी शादी करना पर कठोरतम प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। यह कानून महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, विवाह में जवाबदेही सुनिश्चित करने और सामाजिक कानूनी मानकों के अनुरूप सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्योंकि असम पहले ही समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने में रुचि दिखा रहा था और यह कानून इस दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कुछ दिन पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि असम में बहुविवाह को लेकर कानून लाया जा रहा है, जिसमें अगर किसी की एक शादी हुई है तो उसके बाद अगर कोई दूसरी शादी उसके शादी के करते हुए करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसे सज़ा भी दी जाएगी। वहाँ महिलाओं को मुआवजा का भी प्रावधान है। तो आइए आप अगला थोड़ा और देखते हैं इसमें। इसका कानून का नाम है असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025। जी हाँ, इस कानून का नाम असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 है। इसमें है शादी छिपाने पर आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। जी हाँ, अगर शादी आप छिपा रहे हैं तो आपको 10 साल की सज़ा होगी। बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने पे 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। जी हाँ, बिना तलाक लिए अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो 7 साल की सज़ा का प्रावधान होगा तथा बार बार अपराध करने पर उस सज़ा को दोगुना कर दिया जाएगा। जी हाँ, अगर बार बार आप वही अपराध करते हैं तो सज़ा दोगुनी भुगतनी पड़ेगी। छूट यहाँ पर किसे दी गई है, आइए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची में आने वाले जनजातीय क्षेत्र जिसमें कॉर्बी, आंगलोंग, डीमा, हसाओ तथा बोडोलैंड शामिल हैं। ये 4 जनजातियाँ हैं जो कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में छठी अनुसूची में आती हैं तथा असम के अनुसूचित जात भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें इससे छूट प्रदान की गई है। वह अपने रीति रिवाज से ही शादी विवाह कर सकेंगे। उनके जनजातीय या सांस्कृतिक से कोई हस्तक्षेप या छेड़छाड़ नहीं होगी तथा पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। जी हाँ, तो यहाँ आप लोगों ने असम के बारे में पढ़ लिया कि असम ने बहुविवाह विधेयक लेकर आया है जो कि सभी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही सही है। तो यहाँ हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे।
तो आज हम थोड़ा सा फैक्ट इस पे देखेंगे, अगले स्लाइड पे छोटा छोटा फैक्ट क्लियर करेंगे। बांस का 37,000 पुराना जीवाश्म मिला है। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे अच्छे से। मणिपुर में BISP के वैज्ञानिकों को करीब 37,000 साल पुराना दुर्लभ बांस का जीवाश्म मिला है। यह जीवाश्म इम्फाल वैली की चिरांग नदी के किनारे मिला है। इस जीवाश्म का नाम चिमोनो बाम्बूसा मणिपुरेंसिस रखा गया है। जी हाँ, यह नाम आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सबूत देता है कि हिमयुग मतलब आइस एज के दौरान एशिया में कांटेदार बांस मौजूद थे तथा पूर्वोत्तर भारत का गर्म और नमी वाला वातावरण उस समय बांस के लिए सुरक्षित जगह था। तो यहाँ पर हम लोग इसमें से फैक्ट याद रखेंगे कि बांस की खोज कहाँ हुई, तो इसे मणिपुर में हुई और इसका जो नाम रखा गया है चिमोनो बाम्बूसा मणिपुरेसिस रखा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका फैक्ट क्लियर किया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, रजनीकांत को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं। पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI भव्य समापन हुआ और समारोह में सुपर स्टार रजनीकांत को सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर रजनीकांत जो कि सुपरस्टार को जाना जाता है और 50 साल पूरे होने पर इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हमारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा पणजी में हुआ वहाँ पे दिया गया है। वहीं वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया है। जी हाँ, इसी समारोह में हमारे स्किन ऑफ यूथ जो वियतनाम की फिल्म है उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का फिल्म दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ हमारे जो क्वेश्चन थे 3 विस्तृत रूप से तथा 2 फैक्ट थे उनको हमने क्लियर किया। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले स्लाइड वन लाइनर के रूप में सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। वन लाइनर के रूप में आज हमने सवालों की संख्या लगभग 10 से 11 रखी है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने किस बीमारी को डिकोड करने के लिए उनको मार्क AI टूल को विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा कैंसर। जी हाँ, कैंसर बीमारी के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने उनको मार्क AI टूल को विकसित किया है। तो अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया गया, पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो हमारे जो संविधान के शिल्पकार हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रतिमा का अनावरण किया गया। जी हाँ, संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फिर अगला हम लोग देखेंगे किन किन राज्यों ने आधार को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार न करने की घोषणा की है। जी हाँ, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर हो सकती है हम लोगों के लिए और सभी नागरिकों के लिए। तो अब जैसा कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में आधार को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, अब आपका आधार का जो जन्म तिथि है वह किसी काम का नहीं है। अब उसे आप किसी भी प्रमाणिक स्थान पर यह प्रमाणित करने के लिए कि आपकी जन्म तिथि यही है नहीं लगा सकते हैं। तो यह हमारे 2 राज्य कौन से हैं, महाराष्ट्र है एक, उत्तर प्रदेश है। फिर अगला हम लोग देखेंगे 60वां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सम्मेलन कहाँ किया गया, तो हमारे नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। जी हाँ, जिसे हम लोग याद रखेंगे। फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे इम्पैक्ट राइज पहल किसने शुरू किया है, यह सामाजिक उत्थान के लिए शुरू किया गया है IIT खड़गपुर के लिए, IIT खड़गपुर ने। यहाँ इम्पैक्ट राइज पहल जो है सामाजिक उत्थान के लिए IIT खड़गपुर ने शुरू किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन लाइनर के रूप में 5 फैक्ट से इन्हें क्लियर किया। फिर अगले स्लाइड पर चलेंगे, यहाँ पे भी कुछ वन लाइनर के फैक्ट हैं, इन्हें भी क्लियर करेंगे। तो पहला सवाल हमारा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश कौन सा बना है, तो हमारा भारत बना है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑपरेशन फ्लड 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा और मिल्क डे है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत बना है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए दूध का उत्पादन करता है तो हमारा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश हम लोग याद रखेंगे सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। फिर अगला देखेंगे कि वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 के सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है। जी हाँ, अभी 1-2 दिन पहले वीमेंस प्रीमियर लीग जो कि WPL 2026 के लिए ऑक्शन हो रहे थे जिसमें सभी खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा था और इसमें
सबसे महंगी खिलाड़ी हमारी दीप्ति शर्मा बनी है, जो कि महिला वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता है उसमें सबसे शानदार प्रदर्शन दीप्ति शर्मा ने किया था। उन्होंने 22 विकेट लिए थे, एक ऑलराउंडर हैं ये, और सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, इसलिए इन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। फिर अगला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है। हमारे 29 नवंबर को मनाया जाता है। जगुआर जो कि हमारा एक बिल्ली प्रजाति का एक जानवर है, जो कि हमारे बिग कैट एलियंस के अंतर्गत भी आता है। फिर अगला देखेंगे, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। हमारे MS कृष्णन जी के नाम पर रखा गया। जी हाँ, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब वर्ष पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया। हमारे MS कृष्णन जी के नाम पर रखा गया है। फिर अगला देखेंगे, किस देश की मुद्रा को 2025 में एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली मुद्रा घोषित किया गया। ये हमारे भारत की मुद्रा, जी हाँ, इसे हम लोग याद रखेंगे। भारत की मुद्रा है जो 2025 में एशिया के सबसे खराब परफॉर्म करने वाली मुद्रा घोषित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस जगह सुजलम भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये हमारे नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जी हाँ, जल शक्ति मंत्रालय जो कि CR पाटिल जी हमारे हैं। फिर अगला हम देखेंगे, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा बना है। हमारा जकार्ता। जी हाँ, इंडोनेशिया का जकार्ता शहर जो है सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑनलाइन के रूप में कई सारे फैक्ट क्लियर किए। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टैटिक जीके में हम लोग महासागरों की जलधाराएँ डिस्कस कर रहे थे, और आज लास्ट देखेंगे हिंद महासागर की ठंडी जलधारा। तो यहाँ पर हमने गर्म जलधारा के बारे में डिस्कस कर लिया सभी महासागरों के, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की, और ठंडी जलधाराओं में भी हमने प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं को डिस्कस कर लिया। आज हम हिंद महासागर की ठंडी जलधाराओं को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हिंद महासागर की ठंडी जलधारा चार है, जिसमें पहली है सोमाली की ठंडी जलधारा, ये भी हमारे हिंद महासागर से संबंधित है। फिर दक्षिण हिंद ठंडी जलधारा, अंटार्कटिक प्रवाह ठंडी जलधारा, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी तीनों, ये ऊपर वाले भी तीनों आप लोग थोड़ा याद कर लेंगे, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टैटिक जीके का भी पोर्शन क्लियर कर लिया। आप चलेंगे आज के आखिरी सेगमेंट पे, क्वेश्चन ऑफ द डे में। जी हाँ, आज क्या क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग चलेंगे, और कल का उत्तर हम लोग बता देते हैं। कल हमने पूछा था कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो हमारे अयोध्या में। जी हाँ, इसका राइट आंसर कई लोगों ने दिया, ये हमारा अयोध्या में स्थित है, ये हमारे अयोध्या में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आज हम देखेंगे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 28 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका उत्तर हम कल बताएंगे अपने वीडियो में, लेकिन आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दें। तो आज का यह क्लास आप लोगों की कैसी लगी, आप लोग अपनी राय ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। और यहाँ पर सभी देश विदेश की खबरें तथा ऑनलाइनर ग्रुप में तथा विस्तृत रूप से सभी क्वेश्चनों को विस्तृत रूप से भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ऑनलाइनर ग्रुप में भी डिस्कस किया जाता है। तो यह कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो हम अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जल्द ही हम लोग GS की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही रोज़ाना नई रोचक जानकारियों के लिए। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास में, नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।